7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मोदी जी 75 वर्ष के हो गए, हमने उनको शुभकामनाएं भी दी, लेकिन 75 वर्ष के ऊपर लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, कुछ ने स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स लिखे, कुछ ने अलग अलग पोस्ट्स डाली, कुछ लोगों ने यूट्यूब पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बहुत सारे शोज़ किए, सारी बातें हुई। लेकिन मोदी जी के जब अचीवमेंट्स की बातें होती हैं ना, तो एक कम से कम एक ऐसा अचीवमेंट है जो बिल्कुल सबने मिस कर दिया, किसी ने बात ही नहीं की, और मेरे हिसाब से वो नंबर 1 है, नंबर 1 है। तो आइए थोड़ा सा 5 जो अत्यंत महत्वपूर्ण मोदी जी के अचीवमेंट हैं, मैं कहूँगा कि वैसे तो हम यदि गुजरात से उनका जो योगदान है वो बातचीत अगर उसकी करेंगे तो बहुत सारे और भी निकल आएंगे, क्योंकि एक हिंदू जागृति जो है वो नरेंद्र मोदी ने ही भारत में उसके बीज बोए थे, और वो गुजरात से बोए थे, जो गुजरात का उनका जो सुशासन था लगभग 13 वर्षों का, उसमें। लेकिन बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और जो 11 वर्ष का अभी तक का कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, उसमें मैं अपनी तरफ से जो सोचता हूँ, जो 5 अत्यंत महत्वपूर्ण जो उनकी योजनाएं हैं या जो उनके कार्य हैं, उनकी अगर बात कर लें तो यदि नीचे से चले तो सबसे पहले मैं रखता हूँ हैंडलिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी को सबसे नीचे, यानी 5वें स्थान पर। 5वें स्थान पर है हैंडलिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम इसके ऊपर चलेंगे, उत्तरोत्तर ऊपर चलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इन 5 में से कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और कोई कम महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि एक क्रोनोलॉजी या एक हायरार्की डालनी है तो उसमें फिर 5 नंबर पे हम हैंडलिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि स्टेडी, कंसिस्टेंट और बिल्कुल एक डायरेक्शन में, एक दिशा में, एक लंबे दृष्टिकोण के साथ में, लॉन्ग टर्म विजन के साथ में चलाते हुए और उसको ले जाना, और समय से पहले, यानी मनमोहन सिंह जी के टाइम में तो 2040 की बात हो रही थी तीसरे नंबर पे लाने का, अब 2027 में आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये जो बचाए हैं 14-15 साल, तो ये 14-15 साल बचा के भारत को वहाँ पहुँचा देना जहाँ अब भारत की बात एक महाशक्ति के रूप में या सेपरेट पोल के रूप में हो रही है। पहले भारत की बातचीत जो होती थी वो होती थी एक बैलेंसिंग पावर के रूप में, और तभी आप देख रहे हैं कि भारत को कितना दबाने का प्रयास कर रहा है अमेरिका, और दबा नहीं पा रहा है, और अपने हक में रखना चाहता है भारत को, रख भी नहीं पा रहा है, और उसको दबाव भी डालना चाहता है कि दबाव डाल के हमारे हक में आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि भारत इस समय वास्तव में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है इफ़ेक्टिव रूप में, भले ही नॉमिनल रूप में जर्मनी हो, और वैसे भी हम जानते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो PPP रूप में है ही। अच्छा, उसके ऊपर यदि आते हैं तो आएगा साहब, नंबर आएगा कोविड हैंडलिंग का, क्योंकि वो एक क्राइसिस सिचुएशन थी। उस क्राइसिस सिचुएशन में जिस तरह से कोविड की हैंडलिंग की मोदी जी ने, वो मैं कहूँगा कि एक पूरे विश्व में एक मानक, एक स्टैंडर्ड, एक पैरामीटर, एक उदाहरण ये प्रस्तुत किया। जब सब जगह लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे, जितने भी बड़े देश थे उसमें, तब भारत में
इतना कंट्रोल करके, और उसके बाद जो लोग इसका लाभ उठाना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी तक जो थी वो फाइज़र को यहाँ लाना चाहती थी। तो हो सकता है फाइज़र ने, क्योंकि फाइज़र तो प्रसिद्ध है पेड एडवर्टीज़मेंट कराने के लिए, तो उन्होंने कर दिया हो, और उसके बाद भी उनको नहीं आने देके और अपना जो स्वदेशी वैक्सीन है उसको आगे लाके सफलतापूर्वक और देश को बिना निराशा की गर्त में जाने, इसको निराशा की गर्त में जाने से बचाते हुए ये काम करना, ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। तो इसको मैं रखता हूँ नीचे से, मैं मतलब अब मैं इसको रखता हूँ नंबर 4 पे। नंबर 3 पे है आर्टिकल 370। तो आप कहेंगे उसको नंबर 3 पे है। हाँ, क्योंकि उसके बाद और भी उपलब्धियाँ होगी, इसलिए वो नंबर 3 पे है। नंबर 3 पे आर्टिकल 370 को हटाना, और नंबर 3 पे इसलिए भी है क्योंकि आर्टिकल 370 का फॉलो अप नहीं हुआ है। यदि मोदी जी भी इसको सुने तो ये ध्यान रखें कि आर्टिकल 370 का जो फॉलो अप होना चाहिए वो नहीं हुआ है। आर्टिकल 370 को हटा के ये करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो जिहादी मानसिकता है, जो जिहाद की पूरी एक तस्वीर है वहाँ पे, जो वहाँ पे एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है सॉफ्ट सेपरेटिज़म की, उसके साथ में वापस समझौता करके चलाने का जो एडहॉक शक्तियां हैं उनका जो प्रयास लगातार है वो जारी है। जम्मू को अलग करना ही पड़ेगा कश्मीर से, ये मेरा बहुत लंबे समय से सुनिश्चित सुस्थापित विचार है, और जिसको मैं कहीं भी किसी से भी तर्क वितर्क करने के लिए तैयार हूँ, प्रस्तुत हूँ। फिर आ जाते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे है भैया ऑप सिंदूर। आप कहेंगे ये नंबर 2 पे ही है। वैसे तो जो कार्य संपन्न कर लिए गए उसमें तो नंबर 1 पे है, लेकिन चूंकि हमने इसमें जो है योजनाएं या नैरेटिव जिसकी बात कहते हैं ना, वो भी इसमें सम्मिलित कर रखे हैं, तो ये नंबर 2 पे आता है ऑप सिंदूर। और ऑप सिंदूर के साथ साथ इंडस वाटर्स ट्रीटी। ऑप सिंदूर में जो कुछ हुआ सो हुआ, हम सब जानते हैं, और ऑप सिंदूर भी एक बिल्डअप था, क्योंकि उसके पहले भी आपने देखा कि उड़ी और बालाकोट के कार्यक्रम हो चुके थे। तो एक प्रकार से जो बाधा थी या जो संयम था वो तोड़ दिया जा चुका था, लेकिन ऑप सिंदूर के बाद में एक बिल्कुल नई धमक भारत ने अपनी पूरे विश्व में स्थापित कर दी, और पूरा जो डिफेंस आर्किटेक्चर था वो पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई पड़ा। हम लोग कहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतना बदलाव हो चुका है। और इंडस वाटर्स ट्रीटी को समाप्त करना, ये तो साहब ये बिल्कुल एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। और ऐतिहासिक कार्य इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने आप को बंधक बना रखा था पाकिस्तान का। क्यों बना रखा था, कैसे बना रखा था? हमारे नेहरू जी की जो विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता थी उसको चलते हुए, उसके चलते ये सब था। लेकिन उससे निकलने का जो एक ये अवसर मिला पहलगाम वाला, उसने ये कार्य करके मोदी जी ने दिखा दिया कि बहुत सारे कार्य हैं जो वो करना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए बहुत धैर्य से उचित समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और जब यही बात करेंगे तब हम आ जाते हैं, भाई पहला क्या है? सब लोग कह रहे होंगे कि साहब आपने इतने बड़े बड़े गिना दिए, कई सारे आपने छोड़ दिए, आपने सीए नहीं गिनाया, आपने और भी बहुत सारे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कारनामा किया है, जो चमत्कार किया है वो भी नहीं गिनाया, और दुनिया भर के जो है वेलफेयर मेजर्स नहीं गिनाए। नहीं गिनाए क्योंकि जो नंबर 1 है वो है इस देश की वास्तविक स्वतंत्रता, जिसका रोड मैप तो रख दिया है भाई। क्योंकि ये रोड मैप जो है, ये आप देखिए कि ये बताया गया था, ये 2022 की जो स्वाधीनता दिवस की जो लाल किले से जो स्पीच दी गई थी उसमें इसको रेखांकित किया गया था, और इस वर्ष इसको पुनः दोहराया गया। हालांकि मैं सोच रहा था कि साहब संभवतः भूल गए, और वो है पंचप्रण। क्योंकि यदि पंचप्रण जो है ना ये वास्तविकता में लागू हो जाए तो हमारे ये समझ लीजिए कि भारत का स्वर्णिम युग आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई मैंने जो है वो
जो योजनाएं हैं उनको भी इसमें सम्मिलित कर रखा है। तो ये बड़ी भारी योजना है पंचप्रण की। तो पंचप्रण की योजना है क्या? पंचप्रण में 5 है क्या? 5 है साहब। ये नंबर वन है विकास, विकसित भारत। अब विकसित भारत को अगर आगे 4 से जोड़ेंगे ना, तो ये विकसित भारत जो है वो केवल और केवल आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से विकसित भारत नहीं है। ये पूरी तरह से विकसित भारत है जिसमें अध्यात्म भी आता है। और ये हमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा। आरएसएस तो पूरी तरह से अध्यात्म को छोड़ के ही बैठी है। लेकिन मोदी जी के इस पंचप्रण में यह सम्मिलित है, ये विकसित भारत जो है। और ये विकसित जो है ये हर आयाम से विकसित भारत है। फिर दूसरी बात जो वो कहते हैं, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। अब गुलामी की मानसिकता से मुक्ति कितनी आवश्यक है, ये अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शनिंग है उसमें देख लिया होगा। ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से ज़मीन पे काम करते हैं, सब कुछ होने के बाद उसमें जिस प्रकार के वो भेदभाव करते हैं, जिस प्रकार से जनता के प्रति व्यवहार करते हैं, वो गुलामी की मानसिकता ही चली आ रही है। क्योंकि यदि भारतीय मानसिकता हो तो भारतीय मानसिकता में किसी भी शासक को, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे वो राजा हो या राजा का अमात्य हो या नीचे का प्रहरी हो, उस सबको प्रजा वत्सल होना पड़ता है। यही चाणक्य नीति है, यही हमारे शास्त्र बता गए हैं कि राजा अच्छा वो होता है जो प्रजा वत्सल होता है। और हमारे लोग तो क्या है, हमारे लोग तो पूरी तरह से जो पश्चिम वाले जो सिखा गए हैं उसी को तोते की तरह रटते रहते हैं। उसी तरह से हर चीज़ को उन्होंने अंगीकार कर रखा है। और एक बड़ी पॉपुलेशन तो जो है वो अपने आप को प्रताड़ित मानती है कि साहब की अंग्रेज़ कह गए हैं कि हम प्रताड़ित हैं तो इसलिए हम प्रताड़ित हैं। तो ये गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, ये जो योजना है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ में विरासत का देख लिया। फिर से आपको सुप्रीम कोर्ट की याद दिला दूँ। वो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ विरासत का क्या हो रहा है, मंदिरों का क्या हो रहा है, हमारे जो पुराने जो भग्नावशेष हैं उनका क्या हो रहा है। और नागरिकों में समानता, ये तो सब तो ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है। इक्वालिटी है नहीं, इक्वालिटी वैसे, क्योंकि इक्वालिटी के ऊपर भी बहुत सारे जो हैं वो कालिया नाग बैठे हुए हैं। फिर आ जाता है एक नागरिकों के कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जब कहा जाता है, इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है धर्म। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार बता दिए गए, लेकिन धर्म नहीं बताया गया। इसके ऊपर कई लोगों ने टिप्पणी भी की संविधान सभा में कि साहब धर्म कहाँ है? भारत तो एक धर्मपरायण राष्ट्र है, लेकिन धर्म का कोई उल्लेख ही नहीं हुआ। तो इसको इसी कारण से, क्योंकि यह एक धर्मनिष्ठ राष्ट्र की नींव रखने का एक घोषणा पत्र है, इसलिए मैं इसको सर्वप्रथम रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।